नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की जिनका नाम था दिलीप। जैसा कि आप सब शायद जानते ही होंगे कि फॉरेस्ट ऑफिसर का जॉब एक गवर्नमेंट जॉब होता है, तो उनके जॉब में उनका ट्रांसफ़र कई जगह पर होता रहता था। इस बार दिलीप को एक ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र मिला जहां की दिलीप ने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था चाहे जो भी हो जाए वो इस जगह पर ट्रांसफ़र नहीं लेंगे। उन्होंने अपने सीनियर्स को काफ़ी मनाने की और मना करने की कोशिश की, लेकिन सीनियर्स किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने दिलीप को समझाते हुए कहा, देखो दिलीप, ये तुम्हारा काम है और इससे पहले भी तो तुम वहाँ पर काम कर चुके हो ना, फिर अब तुम्हें जाकर वहाँ काम करने में क्या परेशानी हो रही है। दिलीप ने कहा, मैं काम कर चुका हूँ इसलिए मैं जानता हूँ उस जगह को, तो मैं वहाँ अब बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन सीनियर्स ने कहा, ये ऊपर से आया हुआ ऑर्डर है जिसको हम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं कर सकते, तो चाहे जो भी हो जाए तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। सीनियर्स ने हाथ में डॉक्यूमेंट थमाते हुए उसको उसकी ज्वाइनिंग की डेट भी बता दी। ज्वाइनिंग के लिए कुछ दिन अभी बाकी थे। दिलीप ने अपने तरफ से सारी कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपने सीनियर्स को ईमेल्स लिखे, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि किसी भी तरह से उसका वहाँ पर जाना रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों का एक ही जवाब था कि तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। आखिरकार दिलीप को हार कर उस जगह जाना ही पड़ा। दिलीप उस जगह पर पहुँच गया था और वहाँ पर पहुँचने के बाद सीनियर ऑफिसर में सिर्फ दिलीप ही था। उसके अलावा 5 और उसके जूनियर कर्मचारी वहाँ पर थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद दिलीप को पता नहीं क्या हुआ। दिलीप ने अचानक फिर से अपने सीनियर्स से कांटेक्ट करना शुरू किया और उसने एक अपने सहयोगी कर्मचारी की मांग की जो कि उसके डेजिग्नेशन का या फिर उससे एक रैंक नीचे का ऑफिसर होता, ताकि उसको नाइट शिफ्ट ना करनी पड़े और वो उसकी नाइट शिफ्ट में मदद कर सके। सीनियर ऑफिसर्स का ये काम हुआ करता था कि जब जूनियर रात को वहाँ पर पहरेदारी पर होते थे या फिर गश्त पर होते थे, तो सीनियर्स को चेक करना पड़ता था कि वो जूनियर अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं या नहीं। वो किसी भी तरह से दिन में तो काम करने की सोच भी रहा था, लेकिन रात में काम करने से पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर, एक अजीब सा खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। जूनियर्स ने भी ये चीज़ें देखकर दिलीप को समझाने की कोशिश की कि सर आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई भी खतरा नहीं है इस जंगल में, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी नहीं है ज़्यादा, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं जो आपको नुकसान पहुँचा सके। बाकी तो हम लोग हैं ही, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम सारा काम संभाल लेंगे। लेकिन किसी का कुछ भी बोलना, समझाना दिलीप के लिए जैसे बिल्कुल बेकार था। दिलीप किसी की भी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी कोशिशों में लगा रहा। उसकी कई दिनों की कोशिशों के बाद आखिरकार उसे सीनियर्स की तरफ से ये ईमेल रिप्लाई में मिला कि ठीक है, एक दूसरा ऑफिसर भेज देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो अभी तो सारी चीज़ें तुम्हें अकेले ही संभालनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही दिलीप के चेहरे की रंगत ही उड़ चुकी थी। वो खौफ में इस तरह से डूबा हुआ था जैसे वो कांप रहा हो, एक सूखे पत्ते की तरह, वो भी बिना हवा के चले हुए। अब ये सारी बातें जूनियर्स को समझ में तो आ रही थी, लेकिन दिलीप का डर क्या था, किस चीज़ से था, वो बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ दिनों तक तो दिलीप ने सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट ही की,
बिना सीनियर्स को बताए उसने नाइट शिफ्ट हर रात की छोड़ दी थी। वो नहीं करता था, नहीं जाता था गश्त पे, देखने के लिए भी नहीं, चेक करने के लिए भी नहीं और कुछ पूछने के लिए भी नहीं। कुछ दिन, मुश्किल से 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता निकलने के बाद शायद किसी जूनियर ने ही उसकी कंप्लेंट कर दी थी और कंप्लेंट होने के बाद वहाँ सीनियर्स से अब दिलीप के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा था। अब ना चाहते हुए भी दिलीप को नाइट शिफ्ट में आना ही पड़ा। दिलीप की आज पहली रात थी नाइट शिफ्ट में और दिलीप घर से निकलने से पहले ही ना जाने कितनी तैयारियां कर रहा था उन चीज़ों से बचने के लिए। किन चीज़ों से बचने के लिए, ये आपको आगे पता चलेगा। दिलीप जब वहाँ पर पहुँचा, दिलीप को हर तरफ कोई साया सा नज़र आ रहा था। वो जब भी चलता, चाहे गाड़ी से या पैदल, उसे हर वक्त ये एहसास होता कि उसके साथ कोई है। दिलीप इन चीज़ों से काफ़ी डर चुका था। पहली रात तो उसने जैसे तैसे आधी गश्त ही पूरी की होगी और उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर वैसे ही सबमिट कर दी। पिछली रात दिलीप को जो कुछ भी महसूस हुआ, उसके बाद आज इस रात उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वो दोबारा उस जंगल में रात को जाए। आज उसने बीमारी का बहाना करके जाना कैंसिल कर दिया। आज जूनियर्स ही सिर्फ वहाँ पर घूमकर गश्त लगाने वाले थे। वो अपनी गश्त के लिए निकल चुके थे और थोड़ी देर बाद अचानक से के करीब 1 बजे दिलीप का दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर से खटखटा रहा था। बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। दिलीप ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। उसने सामने देखा, उसका जूनियर लहूलुहान सा वहाँ ज़मीन पर गिरा पड़ा था। और जब दिलीप ने उसकी वैसी हालत देखी तो दिलीप ने तुरंत उससे पूछना शुरू किया कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी हालत में कैसे हो, तुम्हारे साथ जो था वो कहाँ गया। लेकिन दिलीप को वो कुछ भी बता पाता उससे पहले ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और दिलीप ये देखकर अब काफ़ी डर चुका था। दिलीप की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो ना ये बात किसी को समझा सकता था और ना ही ये बात खुद में रख सकता था। अगली सुबह जो जूनियर पार्टनर था, जब उसकी तलाश शुरू हुई तो सामने का मंजर देखकर बाकी के 3 जूनियर ऑफिसर्स और दिलीप सर से लेकर पैर तक कांप रहे थे, डर चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस जूनियर के पास तक जाने की, क्योंकि उसके शरीर की हालत बहुत बहुत बुरी थी। उसके शरीर का मांस नोच नोच कर लग रहा था किसी जंगली जानवर ने खाया है। उसके शरीर से खून का एक भी कतरा अब बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी हालत बद से बदतर थी। फिर भी उसकी लाश लाकर, रिपोर्ट बनाकर और उसका अंतिम संस्कार तो करना ही था। ये सारी चीज़ें करने के लिए जैसे तैसे उन लोगों ने उस बॉडी को अपने ऑफिस तक लाया। वहाँ 2 ऑफिसर्स की मौत हो चुकी थी। अब जूनियर में सिर्फ 3 बचे हुए थे और दिलीप। अब बारी थी उन तीनों में से किसी की आज रात की गश्त लगाने की, क्योंकि दिलीप ने तो उनकी बॉडी की ऐसी हालत देखकर अपनी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने का बहाना बना दिया था। वो जूनियर होने के वजह से ना तो कुछ बोल सकते थे और ना ही दिलीप के किसी ऑर्डर को मना कर सकते थे, और कंप्लेन भी करके उसका रिप्लाई आने को वक्त लगता। इसलिए मजबूरी में आज भी 3 में से बचे हुए 2 ऑफिसर्स वहाँ पर गश्त लगाने के लिए चले गए और आज रात भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगली सुबह दोनों ऑफिसर्स गश्त से वापस नहीं आए थे। सुबह में दिलीप ने और एक जूनियर ऑफिसर ने
उन दोनों की तलाश शुरू की। उन दोनों की हालत भी थोड़ी दूरी पर वैसी ही हालत में मिली, जिसको देखकर अब जो एक जूनियर ऑफिसर बचा हुआ था वो तो लग रहा था जैसे पागल सा हो गया है। उसने साफ साफ कहा, मैं किसी गश्त पर नहीं जाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगा। ये बात सीनियर्स को पता चल चुकी थी। उन लोगों ने दिलीप को और उस जूनियर ऑफिसर को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वो जल्दी से जल्दी अपनी एक बड़ी टीम वहाँ पर भेज रहे हैं इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। आज से पहले ऐसी कोई घटना वहाँ पर कभी नहीं हुई थी। आज बारी थी दिलीप और उस जूनियर की गश्त पर जाने की। दिलीप की हिम्मत बिल्कुल उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन दिलीप सीनियर था और वो जूनियर अकेले जाने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से दिलीप को भी ऑर्डर्स थे कि चाहे जो हो जाए ये गश्त मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का पता लगाने के लिए तुमको जाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें भी तुम्हारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दिलीप डर के वजह से, क्योंकि वो अपनी नौकरी किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, आखिरकार वहाँ जंगल में पहुँच चुका था। दिलीप जंगल में थोड़ी ही दूर अंदर गया होगा कि अचानक पहली रात को उसको जो एहसास हो रहा था, आज उसे वो चीज़ें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। दिलीप अचानक गाड़ी रोककर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर किसी से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। वो अपने किए पर शर्मिंदा है ये कहने लगा, लेकिन जूनियर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और अचानक से जूनियर के ऊपर हमला हुआ और उस जूनियर की हालत भी बाकी चारों की तरह कर दी गई। अगली सुबह तक वो सारे जो ऑफिसर्स की टोली आने वाली थी वो आ चुके थे और ऑफिस में किसी को ना पाकर वो जंगल की तरफ आगे बढ़ गए। जब वो जंगल की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें उस जूनियर की लाश सामने वैसी बुरी डरावनी हालत में मिली और उससे थोड़ी दूर पर दिलीप शायद बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वो दौड़कर दिलीप के पास पहुंच गए और दिलीप को चेक करने लगे। उन लोगों ने देखा कि दिलीप मरा नहीं है, दिलीप सिर्फ बेहोश है। उन्होंने तुरंत दिलीप को उठाकर अपने ऑफिस में लाया और जो भी फर्स्ट एड करना चाहिए था उसे होश में लाने के लिए वो चीज़ें करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में दिलीप की हालत ठीक होने लगी और लगा जैसे अब वो नॉर्मल है। दिलीप से कुछ भी पूछे जाने पर दिलीप कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। उसने यही बताया कि वो बहुत समय पहले ही बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था। अभी भी ये राज बना हुआ था कि जंगल में ऐसे हादसे कैसे हो रहे हैं। अगर जंगली जानवर हैं तो कौन सा ऐसा जंगली जानवर है जो कि शरीर का पूरा खून चूस जाता है, पूरी तरह से शरीर को खून से खाली कर देता है और मांस के ऐसे टुकड़े करके कौन इधर उधर फेंक देता है। दिलीप की हालत ठीक ना होने के वजह से जो नए ऑफिसर्स की टोली आई थी उन्होंने दिलीप को आज दिन भर आराम करने को कहकर वो जंगल में ये चेक करने निकल गए कि कहीं से कोई दूसरा जानवर ऐसा तो नहीं आ गया है जो कि ऐसी चीज़ें जंगल में कर रहा है। वो जब जंगल में गए, काफ़ी अंदर तक जाकर चेक करने के बाद भी उनको किसी भी जानवर का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। वो अपनी खोज करके अब थक चुके थे और आखिरकार थक कर वो शाम होने से पहले ऑफिस में आकर बैठ गए और एक जूनियर को उन्होंने भेजकर दिलीप की हालत चेक करवाई कि दिलीप अब ठीक तो है ना, ताकि आज रात नहीं तो कल रात से वो अपनी ड्यूटी पर जा सके। जब जूनियर दिलीप के घर पर पहुंचा तो दिलीप को
अजीब तरीके से सजा धजा देखकर वो काफी डर चुका था। दिलीप ने खुद को एक बहुत अजीब ढंग से सजा रखा था, जैसे कि कोई जंगली औरत खुद का श्रृंगार करती है। दिलीप के शरीर पर एक अजीब तरह का टैटू या गुदना बना हुआ था। ये गुदना काफी पुराना लग रहा था, जबकि इससे पहले दिलीप के शरीर पर ऐसा कुछ भी किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तक कि सुबह भी दिलीप बिल्कुल ठीक और नॉर्मल ही था। जूनियर ने जब पहले दिलीप की वैसी हालत देखी तो उसे वैसी हालत देखकर हंसी आ गई और उसके हंसते ही दिलीप तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर उस जूनियर को देखकर गुर्राने लगा और बहुत अजीब सी दोहरी आवाज में उसने उस जूनियर को धमकी दी, पहले इसे ले जाने वाली हूँ, अगर ऐसे ही करेगा तो आज ही तेरा खात्मा कर दूंगी मैं। ये बात सुनकर जूनियर के पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो वहाँ से उल्टे पैर भागता हुआ तुरंत ऑफिस में पहुँच गया और ऑफिस में पहुंचकर उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। वो सिर्फ रो रहा था और अजीब अजीब सी इशारे कर रहा था। फिर सारे लोगों ने उसे आराम से बिठाकर पहले पानी वानी पिलाया। पानी पीने के बाद जब उसकी हालत थोड़ी देर में थोड़ी नॉर्मल हुई, तब उसने सारा हाल सबको सुना दिया। सब लोग सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वहाँ एक इंसान ऐसा था जो आश्चर्यचकित होने के बजाय सोच में पड़ गया। और ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर किसी को भी उस जूनियर की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वो सब दिलीप को देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। जब वो दिलीप के कॉटेज के बाहर पहुँचे तो दिलीप का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। आखिरकार थक हार कर उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा टूटते ही जो मंज़र उन सबके आंखों के सामने था, वो मंज़र देखते ही उनको सबको काफ़ी डर लगने लगा। कमरे में काफ़ी सारा खून फैला हुआ था और दिलीप वैसे ही श्रृंगार करके एक कोने में घुटनों के बीच में अपना सर डालकर बैठा हुआ था। उसने आदिवासी लड़की या महिलाओं की तरह अपना वेशभूषा बनाया हुआ था और ठीक उसी तरह से उसके पूरे शरीर पर गुदना या टैटू बना हुआ था, जैसा कि उस जूनियर ने सबको बताया था। ये हालत कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि सुबह जो दिलीप उनके सामने था उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है। सीनियर ने दूर से ही खड़े रहकर दिलीप से सवाल करना शुरू किया, दिलीप दिलीप क्या है ये सब, इतना सारा खून कहाँ से आया और ये तुम कैसे कपड़े पहनकर बैठे हुए हो। दिलीप ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दिलीप अभी भी उसी तरह से अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद जब दिलीप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सीनियर ने एक जूनियर को इशारे से दिलीप की तरफ आगे बढ़ने को कहा, लेकिन वो जूनियर काफ़ी डर रहा था और उसकी वैसी हालत देखकर वो जूनियर, जिसको कि आश्चर्य नहीं हुआ था, जो सोच में पड़ गया था, उसने इशारे से अपने सीनियर से आगे बढ़ने की परमिशन मांगी। उसने तुरंत परमिशन दे दी। वो आगे की तरफ बढ़ने लगा और उसने आगे बढ़कर दिलीप के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, दिलीप का चेहरा काफ़ी अजीब सा हो चुका था और उसके पूरे चेहरे पर ठीक वैसा ही श्रृंगार था जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे। दिलीप की आंखें खून की तरह लाल थी, जैसे सच में उसकी आंखों में खून उतर आया हो। ये देखकर 2 मिनट के लिए वो जूनियर भी 4 कदम पीछे हट चुका था और
बार बार अपने सीनियर की तरफ देख रहा था। फिर वो तेजी से अपने सीनियर की तरफ आगे बढ़ा और उसने सबको वहाँ कमरे से बाहर निकलने का इशारा दिया। जब सब बाहर कमरे से निकल आए तो उस जूनियर ने अपने सीनियर को एक बात बताना शुरू किया। उसने कहा, सर, इन्होंने जैसी वेशभूषा बनाकर रखी है, ऐसी ही वेशभूषा यहाँ जंगल के काफ़ी अंदर एक हिस्से में पहले एक जंगली कबीला रहा करता था। उनकी औरतों का ये वेशभूषा हुआ करता था। वो इसी तरह से श्रृंगार किया करती थी। लेकिन वो जंगली कबीला काफ़ी खतरनाक था। हाँ, लेकिन एक बात थी उन कबीले वालों की, वो कभी भी किसी को भी इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाते थे जब तक कि आप उनके कबीले में अंदर घुसने की कोशिश ना करें। और इसीलिए लोग इन सारी बातों को जानकर उस तरफ का रुख कभी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन वो कबीला खत्म हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और पता नहीं चला, अचानक से उस कबीले के लोग धीरे धीरे करके गायब होने लगे। आज भी आप जंगल के उस इलाके में जा नहीं सकते हैं, इसलिए कोई भी उस इलाके में जाता नहीं है। मुझे ये सारी चीज़ें देखकर कुछ सही नहीं लग रहा है और ये कोई आम इंसानों वाली हरकतें भी नहीं हैं। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जिनको यहाँ बुलाकर हम इन सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे उनको देखकर लग रहा है उन पर वैसे ही किसी कबीले वाले का साया है और वो कोई स्त्री है। ये बातें सुनकर सीनियर ने तुरंत जूनियर से कहा, तुम क्या आज के ज़माने में ये सब अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो सकता है उसको कोई मेंटल अटैक आया हो इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा हो, या फिर डुअल पर्सनालिटी हो। तुम आज भी ऐसी बातें कैसे सोच सकते हो? और सीनियर किसी भी बात को ना मानते हुए उस जूनियर को काफ़ी सारी बातें सुनाने लगा। फिर थक हार कर वो भी चुप हो गया और उसने कहा, सर, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे और आगे चलकर कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। फिर सीनियर ने कहा, सुनो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी मत बोलो मुझसे, और ये सब जो तुम तरीके अपना रहे हो मेरे साथ, ये बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सीनियर की ऐसी बात सुनकर वो बेचारा चुप लगा गया। उसने कुछ भी नहीं बोला। और आज उन जूनियर्स में से 2 जूनियर्स की गश्त लगाने का वक्त था, क्योंकि उन्हें दिन के समय में जंगल में कोई भी ऐसा खतरनाक जंगली जानवर नहीं मिला था, तो उनके मन से 50% डर तो निकल चुका था और 2 जूनियर्स गश्त के लिए निकल चुके थे। लेकिन आज रात भी ठीक वैसा ही हुआ और आज रात उस जगह पर किसी और को नहीं, दिलीप को पाया गया। दिलीप के मुंह पर खून लगा हुआ था, उसके हाथ खून से सने हुए थे। दिलीप अपनी जीभ इतनी लंबी निकाल कर अपने चेहरे के पूरे खून को साफ कर रहा था। ये नज़ारा सीनियर ने भी देखा, क्योंकि वो उन जूनियर की गश्त को चेक करने के लिए उस वक्त जंगल में ही मौजूद था। ये तो गनीमत थी कि दिलीप ने उस वक्त उस सीनियर को कुछ भी नहीं किया। क्यों, वो पता नहीं, लेकिन ऐसी हरकत देखकर अब सीनियर को भी उस सुबह वाले जूनियर की बातों पर भरोसा होने लगा। अब उसे भी ऐसा महसूस होने लगा कि दिलीप को कोई आम परेशानी तो नहीं है। दिलीप को एक तांत्रिक, ओझा या किसी पंडित की ज़रूरत तो है। ये बात उसने तुरंत ऑफिस में जाकर उस जूनियर से माफ़ी मांगते हुए कह डाली। उसने बताया कि उसने अभी जंगल में क्या देखा है और उसके साथ के 2 जूनियर्स जो गश्त के लिए गए थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये बात सुनकर उस जूनियर ने तुरंत कहा, सर, मैंने तो आपको सुबह ही बताया था और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। फिर सीनियर ने कहा, अगर तुम इतना कुछ जानते हो तो तुम क्यों नहीं कुछ करते हो?
उसने तुरंत कहा, सर अगर मेरे बस का होता तो मैं आपको ये नहीं कहता कि मैं तांत्रिक बाबा को या उनको बुला कर लाऊंगा तो वो हमारी मदद करेंगे। फिर सीनियर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अब किसी भी तरह का रिस्क किसी और के लाइफ के साथ नहीं ले सकता। तुम तुरंत यहाँ से भाग कर जाओ और जाकर जिन भी बाबा को जानते हो उनको यहाँ जल्दी से जल्दी बुला कर लेकर आओ। रात के ही वक्त वो जूनियर तुरंत उन तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल गया, क्योंकि वो उस जंगल से काफ़ी दूर एक गांव में रहा करते थे। और वहाँ पर पहुँचकर उसने सारी बातें बाबा जी को बता दी। बाबा जी ने कहा, लगता है वहाँ से कोई लौट आया है। और जूनियर ने जब पूछा, बाबा कौन लौट आया है और कहाँ से, वो कबीले का कोई है ना? तांत्रिक बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदार लगता है। और फिर बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं चलता हूँ तेरे साथ। बाबा तुरंत वहाँ उसके साथ आने के लिए निकल पड़े। वो दोनों यहाँ पर जब पहुँचे और दिलीप के कमरे के पास गए, दिलीप बिल्कुल उसी तरह कमरे के कोने में अभी भी बैठा हुआ था। ये दृश्य देखकर सीनियर काफ़ी डर चुका था, क्योंकि कुछ घंटे पहले उसने जंगल में जो दिलीप को करते हुए देखा था, उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि वो उसके कमरे के आसपास भी खड़ा रहे। बाबा कमरे के अंदर दाखिल हो चुके थे और उन्होंने अपनी क्रियाएं शुरू की। मुश्किल से 15 मिनट ही निकले होंगे कि तुरंत दिलीप के अंदर जिसकी आत्मा थी उसने बाबा से बात करना शुरू कर दिया। बाहर खड़े जूनियर और सीनियर सारे लोग बाबा की और उस आत्मा की आवाज़ें सुन सकते थे, क्योंकि वो दिलीप के माध्यम से बात कर रहा था। उस आत्मा ने अपना नाम कजरी बताया और उसने ये बताया कि वो उस कबीले के राजा की बेटी थी। दिलीप आज से 8 साल पहले भी इसी जंगल में पोस्टेड था और उस वक्त पर उस कबीले के बारे में और जंगल के उस हिस्से के बारे में सारे लोग बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए कोई भी कभी भी जंगल के उस हिस्से में जाने की गलती नहीं करता था। ना कबीले वाले लोग कभी बाहर के लोगों को परेशान करते थे और ना ही बाहर के लोग कबीले के लोगों को परेशान करते थे। उनके एक देवता थे जिनकी पूजा और कृपा से कबीले के लगभग सारे लोगों को काला जादू, जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी जानकारी और भी बहुत सारी कलाओं में वो लोग महारत हासिल किए हुए थे। उन देवता की एक और सबसे खास बात थी, जो कि बाहरी लोगों में से खास करके लालची लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण था। वो था उन देवता का मुकुट, जो कि एक ऐसे मेटल से बना हुआ था जिसकी कीमत करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट में अरबों रुपए की थी। कई लोगों ने कई बार कोशिशें भी की थी उस इलाके में घुसकर उस मुकुट को चुराने की और बेचकर माला माल बनने की, लेकिन इनकी काली शक्तियों की वजह से वो हर बार फेल हो जाया करते थे। ये बात दिलीप को भी अच्छे से पता थी और दिलीप स्वभाव से काफ़ी लालची इंसान था। दिलीप ने अपनी नौकरी के दौरान एक प्लान बनाया, क्योंकि दिलीप को एक बहुत बड़ा ऑफर उस मुकुट के लिए काफ़ी पहले ही मिल चुका था कि अगर वो मुकुट लाकर इंटरनेशनल मार्केट के कुछ खरीदार थे जिनको बेच देगा तो वो उसको इतना माला माल कर देंगे कि उसकी 7 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खा सकती हैं। ये लालच काफ़ी बड़ा होता है किसी भी इंसान के लिए, और दिलीप को ऐसा लगता था कि वो उस जंगल में अगर रहता है, रखवाली करता है, तो वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा उस मुकुट तक पहुंचने का। और कहीं ना कहीं शायद उसकी किस्मत इस मामले में उसका साथ दे रही थी। दिलीप जब भी रात में गश्त पर जाया करता था, वो हमेशा उस कबीले के आसपास
जो एरिया उसे पता था कि उसके आगे उसे अंदर नहीं जाना है, उसी एरिया के पास वो घूमता रहता और चक्कर लगाता रहता था। एक दिन अचानक वो कबीले के राजा की बेटी से मिला और धीरे धीरे उसने अपनी बातों में, अपनी हरकतों से उस बेचारी को बहला फुसला कर अपने प्यार में फंसा लिया और उसने बहुत सारे कस्में वादे भी खाए उसके साथ। उसने ये वादा किया कि वो उससे शादी करके उसे रानी बनाकर रखेगा अपने साथ। वो बहुत सीधी थी, इसलिए वो दिलीप के इस झांसे में पड़ चुकी थी। वो दिलीप से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती थी और जब कुछ समय बाद दिलीप को ऐसा महसूस होने लगा कि वो अब उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, तब दिलीप ने उसे अपने इरादों के बारे में एक झूठी कहानी सुना दी। उसने कहा कि वो उसके भगवान का दर्शन करना चाहता है और दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे आज्ञा लेकर उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये बेचारी भी इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो उसकी बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी और उसने यही किया। उसको ये सारी बातें अच्छे से पता थी कि कब कबीले के सारे लोग अपने अपने झोपड़ियों के अंदर होते हैं और कोई भी भगवान के आसपास नहीं होता है। तब वो वक्त उसने चुना जब वो दिलीप को वहाँ तक लेकर जाए ताकि वो भगवान के दर्शन कर सके। और जब वो वहाँ पर उसे लेकर गई तब दिलीप ने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ भगवान के ऊपर से वो ताज उतार लिया। ये चीज़ कजरी ने नहीं देखी थी क्योंकि वो आंखें बंद करके अपने भगवान से शायद इजाज़त मांग रही थी या माफ़ी मांग रही थी ये सारी चीज़ें छोड़कर जाने के लिए। लेकिन तब तक कबीले के लोगों ने तुरंत वहाँ पर ये देख लिया कि भगवान के सर से वो ताज गायब है। ये बात दिलीप को जैसे ही समझ में आई, उसने तुरंत कजरी के हाथों में वो ताज थमा दिया और वहाँ से निकलकर भाग आया। वो वहीं उस सीमा के बाहर से सारी चीज़ें देख रहा था। जब कबीले वाले बाहर निकले और उन्होंने जब ये देखा कि भगवान का ताज कजरी के हाथों में है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह था उस कबीले में कि आपने भगवान का ताज उतार कर दूषित कर दिया है, सब कुछ खराब कर दिया है, भगवान को नाराज़ कर दिया है। और कोई भी किसी भी तरीके से कजरी की बात सुनने और मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त कजरी को ही दोषी माना और चाहे वो राजा की बेटी हो या किसी और की, सज़ा तो सबके लिए एक सी ही होती है। सब ने मिलकर कजरी के लिए एक सज़ा तय की और कजरी को पत्थर से तब तक मारा जब तक कि उसके शरीर का सारा खून नहीं निकल गया। फिर कजरी को वहीं पर जिंदा जला दिया गया और कजरी मर गई। कजरी के मरने के बाद कजरी को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन था, किसने उसके साथ गलत किया था। कजरी ने धीरे धीरे अपने कबीले वालों का ही पिशाचनी बनकर खून चूसना शुरू कर दिया क्योंकि उसे उसकी शक्तियाँ बढ़ानी थीं। और जब उसका दुश्मन दिलीप यहाँ पर आए तो उसकी हालत बहुत बुरी करनी थी, इतनी बुरी जितनी कि शायद कजरी की भी नहीं हुई थी। कजरी के मन में बदले की भावना बहुत सालों से जल रही थी क्योंकि कजरी के मौत का जिम्मेदार भी दिलीप ही था और उसके पूरे कबीले की तबाही का जिम्मेदार भी दिलीप ही था। तो ऐसे इंसान को कजरी ऐसे कैसे माफ़ कर सकती थी, इसलिए उसे अपना बदला तो लेना ही था। जब दिलीप वहाँ पर आया तो कजरी सबसे पहले उसे ही मार देना चाहती थी,
लेकिन कजरी ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उसके शरीर में स्थान प्राप्त करके उसे अंदर ही अंदर पहले तड़पाना चाहती थी, दर्द देना चाहती थी, जो कि कजरी इतने दिनों से कर रही थी। और अब बारी थी कजरी के अंतिम बदले की, जो कि लेने से पहले वो बाबा वहाँ आ चुके थे। कजरी ने साफ साफ उन बाबा को कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और बाबा को इतनी सारी बातें सुनकर और इतनी देर तक उस आत्मा के सामने रहकर ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो पिशाचनी उनके सोच से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है और उनके अंदर इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि वो दिलीप को बचा सके। दूसरी चीज़ कि दिलीप इस लायक था भी नहीं कि उसे बचाया जाए। इसलिए बाबा ने तुरंत उस आत्मा की बात मान ली और वहाँ से जाने लगे। ये नज़ारा देखते ही सारे ऑफिसर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि चाहे जो भी हो आपको इसकी जान बचानी पड़ेगी। फिर बाबा ने बताया, सच में मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि मैं इस पिशाचनी के आगे खड़ा भी रह सकूं। ये हम सबको इस इंसान की सच्चाई बताना चाहती थी, इसलिए इसने ये सारी बातें सामने आकर बता दी हैं। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है। अगर आप में से कोई इसकी मदद करना चाहता है तो आप देख लो आप कैसे मदद करोगे। इतना कहकर बाबा वहाँ से आगे बढ़ गए और किसी की भी हिम्मत नहीं थी, ना वहाँ रुकने की, ना दिलीप की हालत देखने की और ना ही उस पिशाचनी के सामने कुछ भी बोलने, सोचने और करने की। बाकी के सारे लोग भी वहाँ से चल दिए और अब वहाँ पर सिर्फ दिलीप और वो पिशाचनी बचे हुए थे। अगली सुबह सारे लोग दिलीप की हालत देखने के लिए उसके घर पर जब आए तो उसकी लाश को कोई भी देख नहीं पा रहा था, क्योंकि दिलीप की लाश तो वहाँ बची ही नहीं थी। वहाँ तो कुछ चीथड़े, कुछ टुकड़े बस वही बचे हुए थे और खून वहाँ कहीं भी नहीं था। और उस दिन के बाद से उस जंगल में कभी भी किसी की भी मृत्यु ऐसे नहीं हुई, तब तक जब तक कि वो जंगल के उस हिस्से में जाने की कोशिश ना करे जहाँ पे आज भी जंगलियों के वो भगवान और उनका ताज रखा हुआ है। आप भी वहाँ जाने की गलती मत करना। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। और थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा समय समय पर मुझे अपना कमेंट देकर अप्रिशिएट करते रहते हैं। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।